उद्योग आधार बनता है। ये ज़रूरी जैसे इंसान के लिए है, जो इंडिया में रहता है, उसी तरह से हर बिज़नेस के लिए ये उद्योग आधार ज़रूरी है। इसी उद्योग आधार के बिहाफ़ पे ही कम जो गवर्नमेंट है वो पता लगाती है कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है अभी? कहीं आप बंद होने के कगार पे तो नहीं हो? कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो कि इल्लीगल हो? तो सारी की सारी बैंक वैंक से लोन वोन लेने के लिए भी उद्योग आधार की ही ज़रूरत पड़ती है। रजिस्टर विथ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव मैं आगे बात करूँगा इसके ऊपर। बहुत सारे अभी मोदी जी ने बहुत सारे अभी चलाए हैं स्टार्टअप इंडिया के नाम पे, तो उसके बारे में जानेंगे। इन्वेंटरी जो भी आपको इन्वेंटरी होगी सामान, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसकी इन्वेंटरी आपके पास होनी चाहिए। शॉप फ्लोर वर्कशॉप वर्कशॉप अगर आपका कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वर्कशॉप आपको चाहिए होगा जहाँ पे आप सामान को रखो। पैकेजिंग मटेरियल ये पैकेज वालों के लिए है। मार्केटिंग जो सबसे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख दूँ तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आप में से कोई ट्रेडिशनल वे में कर रहे हो तो मार्केटिंग को आप डिजिटल मार्केटिंग ही मान के चलिए। लॉजिस्टिक सामान को जो भेजना है ई-कॉमर्स वाले, लॉजिस्टिक एंड फाइनेंस। तो ये 16 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इसको फॉलो करोगे तो ही आपका बिज़नेस आगे वन बाय वन प्रोसेस होगा। मैंने बोला था स्टार्ट कहाँ से करें? जो सबसे पहला जो सवाल मैंने यही बोला था सेशन स्टार्ट होने के पहले कि जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें? देखो, ये स्पेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप घर में रहते हो। कभी भी रेसिडेंशियल एड्रेस पे जीएसटी इश्यू नहीं होगा, तो आपको एक ऑफिस स्पेस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है। जाइए सबसे पहले ऑफिस स्पेस लीजिए और तब जाकर के एमसीए के पास जाइए कि ये मेरा ऑफिस स्पेस है, यहाँ पे मेरी कंपनी रजिस्टर होनी है। ऑफिस रेसिडेंशियल स्पेस पे आपका आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, राइट? आप इस चीज़ को समझिए। और मिल भी गया तो इंक्वायरी होगी 6 महीने बाद, तो फिर जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। अगर किसी तरह से सीए ने जुगाड़ लगा करके खुलवा भी दिया, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके पहले कि आपको प्रॉब्लम हो, तो चूँकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा, तो मैं आपको बता दूँ कि 6 महीने बाद आपका आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऐसा किए हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो आपको एक स्पेस तो रिक्वायर्ड है। हाँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई नहीं। आप पहले इस पे फ़ोकस करिए, पीडीएफ का तो मेरे पास ही है, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। पहले आप इस चीज़ पे फ़ोकस करिए। मेबी तो फंड कहाँ से आएगा? देखिए, फंड जो आता है वो 3 लोगों से आता है। पहला समझिए, फूल, एफ, 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 3 एफ से आता है। सबसे पहले कोई बेवकूफ़ आदमी देखिए, जिसको कि आप समझदार हैं ना, आप एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले हैं, टॉप 5% लोगों में से हैं आप। तो आप कितने समझदार होंगे आप समझिए। तो नीचे के जो 95% है उनको पकड़िए, उनमें से किसी एक को, और उनको सपने दिखाइए। फूल पहला। फैमिली, फैमिली मेंबर को कहिए कि मैं करना चाहता हूँ। फैमिली को फूल नहीं बनाना है, राइट? फैमिली को सच्चाई बतानी है कि मेरा ये एम है और वो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसे फ्रेंड्स बचपन से अभी तक बनाए हैं जो कि आपके लिए मर मिटने के लिए दावा कर रहे थे रात के अंधेरे में, और कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी बार में, कि भाई तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, तो उन लोगों से आप वो रिक्वेस्ट मांग के देखिए कि क्या कहते हैं वो। इसी समय पहचान भी हो जाएगी कि आपको आपके ऊपर मर सकता है या फिर क्या कर सकता है, राइट? तो ऐसे दोस्तों को आपको ढूंढना है। फैमिली मेंबर तो अपने ही है, उनको तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, लेकिन फूल्स और फ्रेंड्स इनको आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट? अब आपका खुद का, अब इसको स्टार्ट करने का तरीका है। सबसे पहले कि आप क्या करो कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपकी फैमिली कमजोर है, आपकी फैमिली आपको फंड नहीं कर सकती, आपके फ्रेंड भी कमजोर हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली नहीं होते हैं। अब मेरे जैसे दोस्त हैं, तो मेरे दोस्त जॉब करते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा वो मुझे दे सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, बैंक भगा देगी कि भाई अभी तो तुम्हारा स्टार्ट भी नहीं हुआ, बैंक पैसे नहीं देती। आप ये मान के चलिए कि बैंक न्यू कमर्स को पैसे नहीं देती 90% केस में। आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा बैंक को कि आप एलिजिबल हो इस काम को करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले 2-4 साल तो जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप काम करने वाले हो, बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, पहले उस इंडस्ट्री का आपको ओपन करना पड़ेगा। पहले उसका आपको बिज़नेस काम करना पड़ेगा उस कंपनी से लेकर के। मतलब जिस भी कंपनी के लिए आप स्टार्ट करने वाले हो, सपोज़ करो आप डिजिटल मार्केटिंग है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। आप कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री बैठा रहे हो, तो आपको प्लास्टिक की फैक्ट्री में 3-4 साल काम करना पड़ेगा, ताकि जब आप बैंक में लोन के लिए जाओगे, तो आप बताओगे कि भाई देखो मेरे पास काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं इस कंपनी में टीम लीडर था या फिर वहाँ का सुपरवाइज़र था, तो मुझे पता है कि कैसे ये काम होता है। फिर आपको इनिशियल कभी भी आपको 100% पैसा बैंक नहीं देती है। आपको बैंक
अगर देती भी है, जैसे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, मुद्रा लोन है, ये लोन है, वो लोन है, तो उसमें आपको मिलता सिर्फ कितना है, 20 से 70% मिल सकता है, लेकिन 30% आपको अपना लगाना पड़ेगा। 40 जितना पैसा आप लगाओगे, बैंक उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि बंदा सीरियस दिख रहा है। नहीं तो उससे जब बोलोगे कि 100 के 100% दे दो, तो बैंक खुद ही समझ जाएगी, अच्छा ये डुबाएगा लगता है। ऐसे ही आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने घूम रहे हैं इसके। सीड मनी ओन, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने पैसे को कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा किसी कंपनी में। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी आपके फंड हैं, पहले तो आपको 3 साल के लिए कंपनी के खर्चे और अपने खर्चे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 3 साल का नहीं कर पाओगे तो कम से कम 2 साल का, 2 साल का भी नहीं कर पाओगे तो कम से कम 1 साल का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। कंपनी के खर्चे और अपने रहने खाने का खर्चा, क्योंकि 1 साल तक आपको कोई पैसा नहीं आने वाला, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा। सॉरी, तो ये हो गया। आपको सर ने बोला होगा वीसी, सीड मनी, जो अब सीड मनी कुछ भी हो सकता है। आप ये ओन तो आपका हो गया, सीड मनी कहीं से भी मिल जाता है, वो आपका जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उसको सीड मनी बोलते हैं, फ्रेंड्स फैमिली से जो मिलता है वो सीड मनी होता है, मतलब शुरुआत में सिर्फ पुश करने के लिए। बैंक लोन आपको मिल जाता है यहाँ पे, राइट। मैंने बताया बैंक लोन की कंडीशन। और वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, ये लोग कैपिटलिस्ट मतलब इनके पास बहुत पैसा होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आईएएस आईपीएस लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और इनके पैसे को दुगना तिगुना करने का दावा करते हैं। तो इनके पास फंड होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं जो कि बिजनेस को समझते हैं। ये बिजनेस मोबाइल ऐप बना रही है, जैसे स्विगी है, तो स्विगी मोबाइल ऐप बना रही है जो कि ये काम करती है, फूड डिलीवरी का काम करती है। फूड डिलीवरी का काम जो है वो 20 करोड़ लोग फूड डिलीवरी में ऑर्डर कर रहे हैं, तो स्विगी और जोमेटो 2 लोग हैं, तो इन दोनों का 50-50% शेयर होगा। तो 50% लोग कितने हो गए, 10 करोड़। 10 करोड़ लोग जो हैं वो अगर 200 रुपए का अगर हफ्ते में 3 दिन भी ऑर्डर करते हैं तो 600 रुपए हो गए। तो 10 करोड़ को 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और ये पता लगाते हैं कितना पैसा इनको देना चाहिए। तो पता है, मैंने एक एग्जांपल बताया, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, कि वो लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि आपको देना चाहिए कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि अगले ही साल 3 साल 5 साल आपने बनाया होगा कि मेरे तीसरे साल मुझे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए तो ये 1 करोड़ रुपए कब आपको आ जाएंगे वापस। और इतना ही नहीं, ब्रेक इवन किसको बोलते हैं, ये 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में होता तो आपको इसके ऊपर 7% का एफडी इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए हो गए। ये हो गया, प्लस अब इसमें से घटेगा क्या, इन्फ्लेशन। एक साल में जो महंगाई बढ़ी थी वो घटेगी, तब जाकर के कैलकुलेट करते हैं कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए 1 साल के बाद, 3 साल के बाद कितने हो गए, 7% के हिसाब से आप जोड़ लेना। तो उतने पैसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इतने पैसे मेरे पास अगर आते हैं तभी मेरा ब्रेक इवन होगा। नहीं तो 1 करोड़ रुपए 3 साल तक आप खर्च कर रहे हो और 3 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए आए, एज्यूम करो, आप कह रहे हो कि ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन मतलब मेरे पैसे वापस आ गए, नहीं आए आपके पैसे वापस। ये 7% का बैंक लॉस कौन उसको ऐड करेगा। तो 21 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही हो गए। तो 21 लाख रुपए आप पहले वो करो, तो उसके लिए फिर से 6 महीने। तो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये चीज भी ऐसी है जो कि आपको सीखनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग तो मार्केटिंग कर लोगे, बिजनेस को रन कर लोगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको खुद अंदर में डेवलप करना पड़ेगा इन सब चीजों को। अब पैन कार्ड वैन कार्ड, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो सारी चीजें मैंने लिखी है कि बैंक अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए। आपको पैन आईडी चाहिए, आपको कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बैंक का लोन के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा। लोगो, ट्रेडमार्क, फर्नीचर, स्टेशनरी, जो भी चीजें थी मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, बस उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया था ताकि कल को आप पीपीटी देखो तो आपको चीजें समझ में आ जाए कि मैंने क्या बोला। मार्केटिंग का ये पर्पस है। मार्केटिंग आपको पता ही है, अभी आप सब कोई नए हैं यहाँ पे, जो पुराने हैं उनको भी मार्केटिंग समझा दिया है, जो नए हैं उनको वो समझने वाले हैं, तो इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। तो मार्केटिंग तो आपको मैं पूरा का पूरा बताऊंगा ही कैसे मार्केटिंग करते हैं। फिर यहाँ पे चीजें आती हैं, डोमेन ऑफ मार्केटिंग, राइट, नो द प्रोडक्ट। ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी टिपिकल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। आपको रिसर्च करना है, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है। जब भी कोई काम स्टार्ट करोगे तो आप अकेले थोड़ी ना करोगे, आपको 10 लोगों को रखना होगा, तो 10 लोगों को ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना है, सेल्स को मेजर करना है, एमसी, फीडबैक, अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीजें। देखो, प्री सेल्स की टीम अलग रहेगी, सेल्स की टीम अलग रहेगी, पोस्ट सेल्स की टीम अलग रहेगी, मतलब बेच करके
ऐसा नहीं भाग जाना, एक बार सामान बेचा और फिर कहा कि भैया हो गया मेरा काम, तो नहीं। आपको सामान बेचने के बाद उनको पोस्ट मतलब सपोर्ट, जब आप अ, अब डीटीएच लेते हो, तो डीटीएच में आपने ₹500 दे दिया, तो आप देखते हो कि आपका कोई चैनल नहीं चल रहा है, तो आप कॉल करते हो। कहते हैं अच्छा, अच्छा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आप आइडिया का फ़ोन चला रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो वो पोस्ट सेल्स मतलब पोस्ट सर्विसेज़ के लिए आता है कि किस तरीके से आपको पोस्ट सर्विसेज़ देनी है, और सेल्स की टीम है। तो एक तो प्री सेल हो गया कि पहले आपने क्रेडिट कार्ड बेच लिया। अब दूसरी टीम आएगी जो कि सेल्स को देखेगी कि कैसे ये चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कितने सेल्स हुए, और पोस्ट सेल्स मतलब कि अब क्रेडिट कार्ड तो बिक गया, अब उसको क्या-क्या बेच सकते हैं। तो उसको पता लगा कि भाई इतने तो सबसे नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लिया था, तो इसको महँगा वाला क्रेडिट कार्ड बेचते हैं अब, जो कि जिसका कि एनुअल फ़ी और ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो ₹1.5 लाख महीने का खर्च कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी तो अच्छी है, तो इसको कुछ ऑफ़र देंगे, जिससे कि ये अपने कार्ड के लिमिटेशन को बढ़वा लेगा, जिससे कि और खर्च करेगा, और इसमें हम एनुअल चार्ज बढ़ा लेंगे। तो ये सब सारे पैतरे हैं, आपको जो कि समझना पड़ेगा, वो समय के साथ आपको चीज़ें जो है वो समझा देंगे आपको। टारगेट सेटिंग्स, अ ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करती है। सबसे पहले आपको खाका तैयार करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं। फिर रिसर्च करोगे, फिर एडवर्टाइज़मेंट करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी सर्विसेज़ हो या प्रोडक्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह पे होता ही है। फिर उसका सेल्स होगा, फिर आफ्टर सेल्स होगा, और फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक लेना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो, राइट? फिर आपको मार्केट का रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंपनी में अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, पहले मार्केट का मूड जानना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को लेने के लिए कितने लोग हैं आपके पास। तो पता लगा भाई कि लोग है ही नहीं, राइट? तो इसलिए सर्वे होता कहाँ से है? सर्वे के लिए मैं आगे बताता हूँ आपको कि कैसे ये सर्वे होता है, राइट? अ, डिस्कशन है प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ग्रुप, थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिख रखा है। अब सर्वे की कंपनी है ये। ये सारे सर्वे होते हैं ये, गूगल सर्वे है, आप सर्च करिएगा। ये हालाँकि पीपीटी आपको मिलेगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको ये पीपीटी मैं हैंड ओवर करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, आपको ये सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसकी डिमांड को देखना बहुत ज़रूरी है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं एक्चुअली में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आपको आगे सिलेबस जो होगा उसमें ये सारा कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा हम आपको बताने वाले हैं। कोरा कैसे यूज़ करते हैं, सेमरस कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। हाउ टू मेक एन प्रेज़ेंट, तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में आया डिजिटल मार्केटिंग ऑफ स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, ये सब खत्म हो गई। ये सारा का सारा अब अब इसको किसी ने रिप्लेस कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग ने इसको रिप्लेस कर दिया। क्या? मार्केट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, कंटेंट, रिजल्ट्स आपको उसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं ये? पहले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, कंपनी 1 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कितने-कितने फॉलोवर्स हैं, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कंटेंट टाइप, कीवर्ड लेसन, ये सारी की सारी जब चीज़ें अभी इसमें से जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आ रहा हो, जो नए लोग हैं उनके लिए भी मैं छोड़ देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो कि कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे टाइम टू टाइम देखो, कंपनी थी, यहाँ पे फेसबुक पे ट्विटर पे 5 के थे, 3 के थे, सबके फॉलोवर्स हैं ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे। अब सितंबर में इतना से इतना करना है इनको, अक्टूबर में 1000 से 1500, नवंबर में इतना से इतना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, इसके लिए टीम बनाया है हमने, अमन है, पारितोष है, श्रीका है, तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब वो कौन करेगा? ये करेगा सोशल मीडिया मार्केटर या फिर डिजिटल मार्केटर, जो भी होगा इस चीज़ को, वो आपके फॉलोअर्स को बढ़ाएगा। वो फॉलोअर्स कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जो कि आपके कस्टमर बनने वाले हैं फ्यूचर में, राइट? तो और स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई हमने, ईमेल कैंपेन चलाया, हमारे सिलेबस में है। पीपीसी मतलब पेपर क्लिक, गूगल एड्स जो चलता है, वो हमने चलाया है यहाँ पे। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में कितने लोगों ने मेल ओपन किए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ किया, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। पीआर मतलब पर्सनल रिलेशन, हम न्यूज़ चैनल्स वगैरह में या फिर पेपर वगैरह में जो एड थोड़े बहुत देते हैं, उसको भी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मार्केट नहीं बदला है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पेपर पे डिपेंडेंट है। वो इंटरनेट पे ज़्यादा समय नहीं बिताते, लेकिन पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। तो अगर आपको उस टाइप के लोगों को टारगेट करना है तो यू विल हैव टू यूज़ द पीआर एज़ वेल। पीआर मतलब पर्सनल रिलेशन होता है, बट पेपर में जो आप देखते हो किसी के बारे में स्टोरी वगैरह आती है, तो उसको भी हम पीआर बोलते हैं। तो किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है जो कि आप सीखने वाले हो। इसको अभी हम लोग कर देते हैं होल्ड पे।
देखो इसमें बना रखा है हमने, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, और फिर उनको मैं जब बताऊंगा तो उनको चीजें समझ में आएगी। अभी आप में से जिन्होंने कर रखा है उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको शायद प्रॉब्लम होगी। तो जिन्होंने कर रखा है उनको साफ साफ दिख रहा होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रेटजी फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हो रही है, सेल्स को बढ़ाने के लिए हो रही है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको आगे समझ में आएगा जब वो आगे करेंगे तो। अब बात आती है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टार्टअप इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या है? 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना। 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना, राइट। सबसे पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ फॉर द स्टार्टअप विल अलाउ स्टार्टअप सेल्फ क्रिएटिव कंप्लायंस 9 लेवल। तो आप पे कोई लेबर लॉ अप्लाई नहीं होगा, आप पे कोई टैक्स 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। आप खुल के काम करिए। चौथे साल के जब हो जाएंगे तब आपको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि कंपनी जो है वो 7 साल से कम पुरानी होनी चाहिए। 7 साल से कम, 7 साल से जो ज्यादा चल गया समझो कि वो निकल पड़ी कंपनी उसकी। मेरी कंपनी 2013 में स्टार्ट हुई थी, 2020 हो गया, 7 साल हो गए। अब मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। अब आप लोग जब स्टार्ट करोगे, यू कैन रजिस्टर योर कंपनी इन दिस सेगमेंट। तो ये सारे कुछ हैं, आप देख सकते हो इस चीज को। 10,000 करोड़ का फंड है इनका स्टार्टअप इंडिया के लिए, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये किसको है? ये बैंक को जाता है। अब बैंक आपको कब लोन देगी? उसके लिए बैंक के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो फुलफिल करेगा। आपको जो भी आपका सीए होगा वो आपको एक बी प्लान बना के देगा। आप बैंक के पास जाओगे, अगर आपका पैसा पूंजी पूंजी वाला काम है तो। अगर सर्विसेज वाला काम है जो कि कंप्यूटर से हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरा जो कंप्यूटर है ना, ये मेरे लिए फैक्ट्री है। आप नहीं मानोगे, बट मेरी कंपनी का टर्नओवर पिछले साल 2.5 करोड़ का रहा है, और ये सिर्फ लैपटॉप यूज करके। मेरे को कोई फैक्ट्री बैठाने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई जमीन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई भी वो नहीं है। बस ये लैपटॉप है मेरे पास, और लैपटॉप से मैंने पूरी दुनिया को एक एक सामान यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज का यही है कि आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ इमेजिनरी होगा, और आपका काम, ये चीजें सारी हो जाएंगी। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है, बट आप चीजों को समझिए कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब लोन जब लेने जाओगे तो भी आपको थोड़ा सा आपको सहूलियत दी जाएगी, आपको थोड़ा ज्यादा लोन दिया जाएगा। नो कैपिटल टैक्स फॉर 3 इयर्स, मैंने पहले बताया आपको, कोई टैक्स नहीं पे करना आपको। अगर आपको टैक्स एग्जम्पशन भी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ हायर वैल्यू, अगर आप थोड़ी हायर वैल्यू करते हो, इसमें सब्सिडी भी मिलती है। कल को आप कहीं बाहर जाते हो किसी दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट का किसी सेमिनार में, वेबिनार में, सॉरी सेमिनार में जाते हो अपने प्रोडक्ट को, जैसे लगता है ना अपने ट्रेड इंडिया में आप जाते हो, तो सरकार आपको पैसे देती है कि भाई आप जा रहे हो तो आपके फ्लाइट में रिबेट देगी, आपके जो लोग होटल में है उस पर पैसा देगी, आपको रहने खाने में भी आपको सब्सिडी देगी। सरकार अपने तरफ से बहुत हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि सरकार को ये पता है कि जॉब तो नहीं दे सकते वो, हर इंडियन को वो जॉब नहीं दे सकते, हर भारतवासी को जॉब नहीं दे सकते। इसलिए उनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो बिजनेस को बढ़ावा दे, हम और आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाए, उनको जो फैसिलिटी मिले ताकि वो 10, 20, 50, 100 लोगों को जॉब दे सके, जिससे कि वो गवर्नमेंट के सर पे जाके ना बैठे कि भाई तुम मुझे जॉब दो। अभी जैसे बेरोजगारी दिवस मना रहे थे मोदी जी के बर्थडे के दिन, तो वो सब काम ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको जॉब देना पॉसिबल नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड अ जॉब टू एवरीवन, राइट। तो उसके लिए क्या है, सरकार ने अपनी नीति बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस की तरफ मुंह मोड़ा जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि अपने कमाने खाने का व्यवस्था। देखो जॉब भी करते हैं तो लोग कमाते खाते हैं, तो सिंपल जिसके लिए लोग मारा मारी करते हैं, 3rd ग्रेड जॉब, 4th ग्रेड जो जॉब होती है, क्लर्क वाले होते हैं, ये सारे होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कमाने खाने पे ही, लेकिन सिक्योरिटी रहती है वहां पे, बस एक चीज उनका है, नहीं तो पूरी लाइफ वही चाहते हैं कि बिजनेस में भी ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए जिससे कि उनको कमाने खाने की दिक्कत ना हो। अगर कोई फैक्ट्री बैठा रहा है तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है कि आप फैक्ट्री बैठा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया तो सरकार कहती है कोई बात नहीं। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, तो सरकार ने कहा चलो जो फंड रिलीज किया है 20,000, 2 लाख करोड़ का, कितना 20 लाख करोड़ का, उसमें बहुत सारे कंपनी को उसने कहा कि चलो जिसको पैसे की जरूरत है उसको और पैसा दो, भले वो पुराना पैसा ना चुकाए हो, लेकिन उनको और पैसा दो ताकि वो अपने जो बिजनेस जो ठप हो गया था उसको आगे बढ़ा सके। देखिए सरकार के, सबसे पहले तो आपके सरकार के, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट बेस है आपका, कोई प्रोडक्ट है, तो आपको जा करके सरकार के हर वो नीति को समझना पड़ेगा। और वो नीतियां कहाँ पता चलेंगी? मैंने एक साइट बताया आपको, बताया नहीं अभी, अब बताता हूँ, startupindia.com। आप वहां पे जाएंगे,
गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज हैं, देखो मुझे भी सारे पॉलिसीज नहीं पता होते, याद रखना बहुत मुश्किल है। देखो अटल इनोवेशन मिशन है, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स है, डेडिकेटेड प्रोग्राम इन स्कूल